अर्पिता और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 8 के सोशल का फर्स्ट चैप्टर। बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर हम अभी डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। तो ये है चैप्टर 1। सबसे पहले आपके बुक में एक कोटेशन दिया हुआ है, कंसर्न सोशल साइंटिस्ट आर क्लियर ऑन व्हाट वी नीड टू डू. We must move toward a regenerative economy, an economy that operates in harmony with nature, repurposing used resources, minimizing waste, and replenishing depleted resources. We must return to the innate wisdom of nature herself, the ultimate generator and recycler of all resources. ये कोटेशन दिया गया है क्रिस्टियाना फ्रिगरिस एंड टॉम रिवर्ट कार्नक ने, और ये कोट इन्होंने किया था द फ्यूचर वी चूज। अब इस कोटेशन का ध्यान से मतलब समझिए। जो सोशल साइंटिस्ट है, देखिए सिर्फ साइंटिस्ट रिसर्च जो करते हैं, साइंस लेके पढ़ते हैं, वही साइंटिस्ट नहीं होते हैं। जब आप सोसाइटी को ठीक करना चाहते हैं, सोसाइटी को एक नए दिशा में ले जाना चाहते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो, एनवायरमेंटल इश्यूज को सॉल्व करना हो, तो उन सब लोगों को संबोधित किया जाता है सोशल साइंटिस्ट के लिए। तो जो सोशल साइंटिस्ट है वो काफी क्लियर है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है, what we need to do, ताकि हम एक रीजनरेटिव इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे नेचर रिपर्पस और ये रिसोर्सेस को हम मिनिमम वेस्ट के साथ रिप्लेनिश कर सके, ताकि वो खत्म ना हो जाए, और बहुत अच्छे से, बहुत ही दिमाग लगा के हम नेचर को बचा सके और रीजनरेट कर सके। तो इस कोटेशन के साथ आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा है। हाउ डू वी कैटेगराइज नेचुरल रिसोर्सेज? हम नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे कैटेगराइज करते हैं? ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर है दूध सागर वाटरफॉल का, जो इंडियन रेलवे ब्रिज गोवा में जब ट्रेन जाती है तो ट्रेन से आपको ये दूध सागर वाटरफॉल देखने मिलता है। Question number 2 है, what is the connection between the distribution of natural resources and different aspects of life? जो आपके यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है और उन नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ उसका कनेक्शन, इसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा कोई कनेक्टिविटी है। What are the implications of unsustainable use over exploitation of natural resources? जो इम्प्लीमेंटेशन या implications है अनसस्टेनेबल यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, इसका क्या रीजंस है या क्या फायदा या नुकसान है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम आगे चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे और दो पिक्चर्स दिया हुआ है। एक दिया है माइक्रो हाइड्रल प्लांट जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और एक है एन ऑफशोर ऑयल रिग एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम बिलो द सी बेड। यहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट या पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट का एक जो सेटअप है उसका फोटोग्राफ दिया हुआ है। अब चलते हैं हम चैप्टर की तरफ। When does nature become a resource? कब नेचर जो है वो रिसोर्स हो जाता है? आप सबको पता है कि नेचर क्या है। अब जब नेचर क्या है ये हमको पता है, तो नेचर को हम कब रिसोर्स समझ सकते हैं, कब हमारा नेचर रिसोर्स हो जाता है। देखिए नेचर क्या है? नेचर है जो हमारे आसपास नेचुरली ऑकरिंग है।
जो हमने बनाया है वो नेचर नहीं है, जो ह्यूमंस द्वारा नहीं बनाया हुआ है वो ओरिजिनल मटेरियल सब नेचर में आता है। अब ह्यूमंस क्या करता है, ह्यूमंस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे चीजें बना लेता है। बहुत सारे चीज हम ह्यूमंस अपने पसंद के अनुसार बना लेते हैं। तो उन चीजों को हम बनाने में नेचर के ही बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। जैसे आप अपने घर में अगर गार्डन बना रहे हैं तो ये नेचुरल गार्डन नहीं है, ये गार्डन आप बनाते हैं मेड बाय अ ह्यूमन बीइंग। तो वहां पे आप अलग अलग जगह के प्लांट्स को लाके लगाते हैं और एक नया इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज यूज हुआ वो रिसोर्स क्या है, वो रिसोर्स नेचर का रिसोर्स है। नेचुरल प्लांट्स, नर्सरीज है, प्लांट का गार्डन्स है, तो ये सब के लिए जो ओरिजिनल प्लांट है वो नेचर ने ही हमको दिया है। तो नेचर वो है जो हमने नहीं बनाया है। तो चलिए पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझते हैं। One of the meaning of the word nature is the totality of life and non-life forms that are part of our nature but have not been created by human। वहां पे हम नेचर में लाइफ और नॉन लिविंग फॉर्म्स में आता है आपके पर्वत, आपके रिवर्स, आपके माउंटेन्स, आपके सैंड ड्यूज, सैंड्स, रॉक्स, ये सारे आते हैं नॉन लिविंग फॉर्म्स। ये सब चीज मिला के लिविंग फॉर्म्स में भी आते हैं आपके एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जितने हैं, बर्ड्स है, बटरफ्लाईज है, ये सारे आपके लिविंग फॉर्म्स है। और बाकी जो मैंने बताया वो नॉन लिविंग फॉर्म्स है, वो हमारे एनवायरनमेंट है जो कि ह्यूमन ने क्रिएट नहीं किया है। When human use these for their sustenance or create new things from them for consumption, these elements of nature become resources। बहुत ही अच्छे से आपको डिफाइन करके बताया है कि जब ये नेचुरल चीजें ह्यूमन अपने बेटरमेंट के लिए यूज करने लगे या कुछ नया बनाने के लिए यूज करने लगे, तब वो रिसोर्स हो जाता है। जैसे हमारे घर में बेड्स होते हैं, तो हमारे घर के जो बेड है वो लकड़ियों के बने होते हैं मोस्टली। तो ये लकड़ी कौन दिया, ये लकड़ी दिया पेड़। ये ट्रीज कहाँ से आए, फॉरेस्ट से आए। तो फॉरेस्ट में या नेचर में जो बड़े बड़े शाल के वुड्स है, टीक के वुड्स है, वो सारे पेड्स को काट के हम अपने लिए बेड्स बना रहे हैं, फर्नीचर्स बना रहे हैं। तो ये सारे जो ओरिजिनल ट्रीज है वो सारे resources है for the carpentry industry। For example, trees are part of the environment. They exist independently for humans। When we cut them and convert into wood into furniture, we see the tree as a resource। जो मैंने अभी बताया कि अगर हम फर्नीचर बना रहे हैं तो ट्रीज हमारा एक रिसोर्स है। Often these entities are not easily accessible। हर एक नेचर के चीज को आप इजीली एसेस नहीं कर सकते। एसेस मतलब यूज करना। फॉर एग्जाम्पल्स, देयर मे बी पेट्रोलियम इन प्लेसेस डीप अंडर द ओशन that we do not have the technology to access, or the extraction cost may be too high, or it may be culturally unacceptable like cutting trees in scared groves। देखिए, बहुत सारे एक्सेस नहीं कर सकते बोले मैंने पहला सेंटेंस में। अब इसका मतलब क्या है, देखिए पेट्रोलियम जो है वो अंडर वाटर, अंडर सीज में बहुत बड़े बड़े डीप ओशंस हैं जिसके अंदर पेट्रोलियम्स है। पर आप उस ओशंस में से पेट्रोल को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को विदाउट टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर एक पार्ट को आप इजीली एक्सेसिबल नहीं है। या आपको फर्नीचर बनाना है करके आप पूरा जंगल काट दो, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। So for an entity to be called as a resource,
It should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible and culturally acceptable. तो ये सारा चीज कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और खर्चा जितना होगा उस चीज को यूज करने में या एक्सेस करने के लिए वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। बहुत ज्यादा खर्चा करके हम कम वैल्यू की प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। अगर वैसा बनाने लगेंगे तो दैट इज अ लॉस फॉर अस। Usually the word exploitation has a negative connotation. In the context we used it here, it means extraction, utilization and consumption of natural resources. यहाँ पे हम एक्सप्लॉइटेशन नॉर्मली हम यूज करते हैं जहां पे हम किसी चीज को पूरी तरह से यूज कर ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। हमने कुछ दिया, हमने किसी को बोला कि आप 1 घंटा काम करिए और हम आपको इतना पैसा देंगे, और आप उसको फुल्ली 1 आवर बोला है तो 1 आवर तक आप उसको विदाउट रेस्ट आप तो हाई अमाउंट ऑफ वर्क करवा रहे हो, या 8 आवर्स बोला है तो 8 आवर्स ऑफ हाई डिग्री ऑफ वर्क करवा रहे हो, दैट इज एक्सप्लॉइटेशन। पर यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे मतलब है एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन, जहां पे हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस के। आगे हम आते हैं अगले पैराग्राफ में। द अर्थ हैज ट्रेजर्स many of which have formed over millions of years and which humans have taken and learned to use. हमारा जो अर्थ है, इस अर्थ में बहुत सारे ट्रेजर्स है, बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जब अर्थ बना है तब, और मिलियंस ऑफ इयर्स ह्यूमन को लगा, मतलब टाइम लग गया है ये सब पता करने के लिए, और अभी भी बहुत सारे हिडन चीजें अभी भी अर्थ के अंदर है। These include the most obvious ones like water, air and soil, and also the not so obvious ones like coal, petroleum, precious stones, मेटल और टिम्बर एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारी चीज जो कि हम जानते हैं जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल, पर बहुत सारी चीज हम नहीं जानते हैं, कोल, पेट्रोलियम, प्रेशियस स्टोन्स, मेटल ऑयल्स, ये भी है। कहाँ पे क्या है, जितना अभी तक पता चला है हम वहीं से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, वहीं से हम प्रीशियस स्टोन्स निकाल रहे हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ के और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्टोन्स होते हो, मेटल ओर्स रहे, पर हमको अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऊपर में एक पिक्चर है जहाँ पे एक जेंटल प्लॉगिंग कॉज कर रहे हैं, जहाँ पे मिनिमल डिस्टरबेंस करके अंडरग्राउंड इकोसिस्टम्स और सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन किया जा रहा है, और एक हनी बीहाइव देख रहे हैं जहाँ से हनी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। Don't miss out, in many indigenous traditions of the world, nature is considered sacred. You have read about this. In such tradition, nature is a nurturer and nourisher. Do you know the practices that reflects it? देखिए साथ में एक तुलसी पूजा फॉर वेलबींग दिया हुआ है। हिंदू रिचुअल्स में ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, सबके घर में एक तुलसी का पौधा होता है जहाँ पे रोज उसको पानी दिया जाता है। चाहे ये नेचर या नर्चर करने की बात हो, चाहे ये ट्रेडिशन हो, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। आप उसको विश्वास से करें या क्योंकि घर में प्रैक्टिस हो रहा है इसीलिए हम पानी डाल रहे हैं डेली, आप जैसा भी माने, पर ये एक सिस्टम है जो कि आपको हैबिट में लाना चाहिए, जिससे आपको एक प्लांट, सिर्फ एक प्लांट है तुलसी का पौधा, क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इस प्लांट को सबके घर में
रखना, ये एक नेचर वाइज या ट्रेडिशन वाइज ही फाउंडेशन बना दिया गया है, ताकि आप कम से कम एक पौधे के साथ कनेक्टेड तो रहे। तो इसीलिए इस तरह के ट्रेडिशंस है जहाँ पे हम नेचर को नर्चर भी कर रहे हैं और उससे हमको फायदा भी होता है। आपको पता होगा कि ठंडियों में हम इन तुलसी के पत्तों को खाते हैं ताकि हमको सर्दी खांसी बुखार ये सारी चीज नॉर्मली ठीक होने लगे। Take a pause, look at yourself and the things around you. What is the origin of each of them? At some point, they will lead to nature, even the plastic button on your shirts. आप बैठिए, आप जहाँ बैठे हैं आप वहां पे आजू बाजू देखिए। आप अगर सोफा में बैठे हैं तो वो वुडन का होगा, आपके सामने अगर एक छोटी सी टेबल है तो वो हो सकता है वुडन का हो, ग्लास का भी होगा तो होगा, उसका स्टैंड वुडन का होगा। आप जो भी चीज आपको आसपास दिख रहा होगा वहां पे कुछ ना कुछ नेचर का टच तो होगा ही। तो नॉर्मल चीजें जो डिराइव्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे हम बोलते हैं प्लास्टिक्स हम डिराइव्ड किए हैं पर उसका ओरिजिनल कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट है। दरवाजे वो भी वुड से मिला हुआ है, तो नेचर से ही हमको सारे प्रोडक्ट मिला हुआ है। In short, we apply the term natural resources to materials and substances that occur in nature and are valuable to humans. हम उन टर्म्स को कनेक्ट करते हैं उन टर्म्स को। तो आपको एक टर्म जो ये नेचुरल रिसोर्सेस है, ये नेचुरल रिसोर्सेस आपको अच्छे से याद करना है। तो नेचुरल रिसोर्सेस है क्या? नेचुरल रिसोर्सेस वो मटेरियल्स है, वो सब्सटेंसेस है नेचर की जो कि वैल्यूएबल है ह्यूमन बींग्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरीज क्या है? In science, we learn the usefulness of categorization and naming. हमने पहले भी पढ़ा है कि हम सब चीजों को कैटेगरी वाइज हम रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट कर दो तो काफी इजी हो जाता है उन चीजों को ढूंढना, और हर एक चीज को हम नाम देते हैं ताकि हम उसको इजीली पहचान सके। We use some shared characteristics or criteria when we categorize ideas or things. We name the categories so that we can refer to them with just one word or a short phrase. अब मान लीजिए आपको अपनी फ्रेंड्स को बताना है कि मुझे एक पेन चाहिए। अब ये पेन वर्ड जब हम यूज कर दे, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, सबको समझ में आ रहा है कि पेन मतलब क्या चीज है और वही चीज आप मांग रहे हो। पर अगर इस पेन को समझाने के लिए पेन वर्ड ना हो तो आप क्या समझाओगे? आप बोलोगे एक कोई एक रिफिल होना चाहिए, फिर वो रिफिल भी वर्ड ना हो तो आप कैसे उस चीज को समझा सकते हो? तो बहुत इजीली एक चीज को समझाने के लिए, पहचानने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं और उस वर्ड्स को उसी के लिए बार बार यूज करते हैं तो वो उसी के लिए हो जाता है। जैसे घर में आपने कोई पेट लाया है तो आपके पास पेट एज अ कैट हो सकता है, पेट एज अ डॉग हो सकता है, पर आप हर बार डॉग डॉग पेट कैट ऐसा नहीं बोलते हो, आप उस डॉग का एक नाम रख लेते हो। तो घर के सारे मेंबर्स उस डॉग को उसी नाम से बुलाते हैं, तो आप जब भी आप उस नाम को बोलो तो सब समझ जाते हैं कि ये उसी पेट के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे शॉर्ट फ्रेजेस होने चाहिए या शॉर्ट वर्ड्स होने चाहिए जिस वर्ड से हम बार बार एक ही चीज को समझाएं। When these names and meanings are shared across groups of people, it helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time. हमको हर बार उस चीज को डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है, हम उसी वर्ड्स को बोलेंगे। जैसे आपको पिज्जा खाना है तो आप हर बार पिज्जा बोल दोगे तो वही आइटम आएगा, चाहे उसमें कस्टमाइजेशन चेंज हो जाए पर बेस आइटम पिज्जा का सेम ही आएगा। तो हम बार बार उसी आइडियाज को डिस्कस ना करके हम एक वर्ड पे कन्फाइंड रहे। वी कैन कम्युनिकेट मोर एफिशिएंटली टू। अब बहुत इजीली आप समझा सकते हो, बहुत इजीली उस वर्ड को एक्सप्रेस कर सकते हो। इन अर्लियर स्टडीज यू लर्न अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको पता है जो चीज रेस्पायर करता है, जो चीज ग्रोथ करता है, जो चीज मूव हो सकता है,
वो सारे लिविंग हैं, और जो चीज मूव नहीं करते हैं, जो रिस्पायर नहीं करते, जिसमें ग्रोथ नहीं होती है, वो नॉन लिविंग है. As soon as we use these words, you know what they mean. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, ये हमको पता है. पर अगर आप क्लास 1 के बच्चे को बोलो कि लिविंग है और नॉन लिविंग है, तो उसको नहीं पता होगा, क्योंकि उसके डिक्शनरी में ये वर्ड्स नहीं है. तो जब तक हम उस वर्ड्स को सीखे ना, समझे ना, तब तक वो हमारे वर्ड्स डिक्शनरी में नहीं आते हैं. This is a simple example of categories. We do the same with natural resources. Think about it. What might be the criteria we use to categorize natural resources? हम natural resources को categorize करने में क्या क्या category use कर सकते हैं, या कौन सी criteria के basis में हम use कर सकते हैं? One of the way we could categorize natural resources is based on the uses we put them. हम एक कैटेगरी ले रहे हैं जहां पे हम यूजेस पे बात कर रहे हैं कि एक्चुअली वो यूजफुल है या नहीं है. एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, सोर्स ऑफ मटेरियल और सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें 3 कैटेगरी दिया है. पहले दिया है एसेंशियल फॉर अवर लाइफ. क्या हमारे लाइफ के लिए वो एसेंशियल है? तो कैटेगरी कैसी हो जाएगी? एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल नेचुरल रिसोर्सेस. सोर्स ऑफ मटेरियल, कैसा सोर्स ऑफ मटेरियल है? वुडन एज अ सोर्स ऑफ मटेरियल है, वाटर एज अ सोर्स ऑफ मटेरियल है, सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मटेरियल है. और आता है सोर्स ऑफ एनर्जी. कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है? सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, या विंड पावर है? कौन सा पावर टाइप ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? तो इसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर सकते हैं. तो आप इस पॉइंट्स को भी अंडरलाइज कर लीजिए. एसेंशियल फॉर अवर लाइफ, सोर्स ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी. रिसोर्सेस एसेंशियल फॉर लाइफ, पहला कैटेगरी है जो एसेंशियल फॉर लाइफ. लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट एयर वी ब्रीथ, the water we drink, the food we eat. We take these from the atmosphere, rivers and ponds, and through the cultivation of soil and other living things. We cannot make the air we breathe, we cannot the water we drink and the soil. तो essential requirement में सबसे पहला कौन आ गया? सबसे पहला आ जाता है एयर, सेकेंड आ जाता है आपका वाटर, और थर्ड आ जाता है आपका सॉइल. कि तीनों की बात कर रहे हैं जो कि हमारे अर्थ में एसेंशियल है. हम एयर नहीं बना सकते, हम वाटर नहीं बना सकते, और ना ही सॉइल बना सकते. कि हमको मन हुआ तो आज हम वाटर बना लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम बोलते हैं कि वाटर को वेस्ट ना करे, एयर को पॉल्यूट ना करे, और सॉइल को भी पॉल्यूट ना करे. क्यों? क्योंकि ये सारे चीज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, और इनके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो ये फर्स्ट कैटेगरी आया, रिसोर्सेस एसेंशियल फॉर लाइफ. सेकेंड कैटेगरी में जाते हैं, रिसोर्सेस ऑफ मटेरियल्स. Human beings create physical objects out of nature gifts. We make them for our utility or to create things of beauty that enrich our lives and those of others. A piece of wood can be transformed to chair and also carved into a statue. India's geographical diversity provides us with a wide variety of natural resources from wood to marble and coal to gold. तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल्स की बात कर रहे हैं जो हमको नेचर ने दिया है. तो जो मटेरियल्स है दैट इज नेचर्स गिफ्ट. अब ये नेचर्स गिफ्ट में मटेरियल्स कहाँ से आता है? वुड से मार्बल, कोल से गोल्ड. ये सारा चीज, ये पूरा चीज जो है, ये रिसोर्सेस है जो कि नेचर ने हमको गिफ्ट किया है. अब आते हैं तीसरे कैटेगरी, दैट इज रिसोर्सेस फॉर एनर्जी. एनर्जी का रिसोर्सेस. एनर्जी इज अ कॉर्नरस्टोन फॉर मॉडर्न थिंग. आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं रह सकते. आपको एसी चाहिए, आपको फैन चाहिए, आपको मोबाइल चार्ज करना है, आपको लैपटॉप देखना है, आपको टीवी देखना है, हर चीज के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी.
हमको कहीं मूव करना है, इलेक्ट्रिक कार में मूव करना है, हमको कहीं प्रिंट आउट निकालना है, हमको कुछ पढ़ना है, प्रिंटिंग होनी है, बुक्स प्रिंट होना है, तो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. The foremost importance is electricity. Electricity is our building, transportation, and all types of production process. This energy can come from diverse natural resources. अब ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ सकती है? ये इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है कोल से, वाटर से, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड. तो ये एनर्जी जो है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. पर ये जो सोर्सेस है दैट इज कोल्ड वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट और विंड. यहाँ सब इसको आप यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो. ये रिवर वाटर है, रिन्यूएबल सोर्सेस है. जब तक ग्लेशियर्स और फॉरेस्ट एग्जिस्ट है, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा वर्ड लिखा है, एज लॉन्ग एज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं तो रिवर में वाटर आ रहे हैं. जब ग्लेशियर्स पूरे मेल्ट होके खत्म हो जाएंगे तो वाटर भी खत्म हो जाएगा. जो हमको फॉरेस्ट से टिम्बर मिल रहा है ये भी लिमिटेड क्वांटिटीज में है, क्योंकि आप फॉरेस्ट नहीं बना रहे हो. तो ये हो गए हमारे रिसोर्सेस. नेक्स्ट आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. Renewable and non-renewable, the second way of categorization resources could be based on whether they are renewable or not. Renewable and non-renewable, ये वर्ड आपको बहुत फेमिलियर है. Renewable मतलब जो हम बार बार यूज कर सकते हैं और बार बार हम बना सकते हैं. Non-renewable वो है जो कि हम बार बार नहीं बना सकते. A general principle of nature is that it functions as a restorative and regenerative way. Restoration is the process of returning something to its original state if it has been degraded or damaged. ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि रिस्टोरेशन का मतलब है कि आप किसी चीज को वापस उसी फॉर्म में कर दो अगर उसमें कोई डैमेज हुआ है तो. पर हर चीज को आप उसी फॉर्म में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते. एक पेपर अगर आपने दिया है और मैंने आपको कहा कि इस पेपर को आप वापस ट्री में कन्वर्ट कर दो तो आप नहीं कर सकते. तो ट्री को काट के, ट्री को प्रोसेस करके हम पेपर बना रहे हैं, पर हम पेपर से ट्री नहीं बना सकते. तो हमको बहुत कॉन्शियसली पेपर यूज करना चाहिए, पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. नेचर हील्स, रिन्यूज एंड मेंटेन्स helps herself over time. नेचर खुद अपने आप को रिन्यू भी करता है, मेंटेन भी करता है और ठीक भी करता है. A cut of your skin will normally heal. A forest recovered after a wildfire. Regeneration goes beyond restoration. ये जो रीजेनरेशन है ये रिस्टोरेशन से थोड़ा सा आगे. It is about a nature's ability to create a new life and the condition of thrive. रीजनरेट करना, रिस्टोर करना नहीं है. रीजनरेट मतलब फिर से कुछ नया बना लेना. ओरिजिनल एग्जैक्ट बनेगा तो वो रिस्टोरेशन है, पर चेंजेस हो जाएगा दैट इज रीजनरेशन. We plant trees in areas that have lost them on an account of human interventions with like clearing forest for housing. Planting the tree of types of trees that can be originally grown there restores the ecosystem. The trees provide food and shelter for birds, squirrels, and other creatures, enabling life to return. फिर से अगर आपने उस पौधे को फिर से लगा दिया, जितना आपने प्लांट काटा है वो वापस आपने रिस्टोर कर दिया ताकि उस बर्ड को शेल्टर मिल सके, उस प्लांट से हमको फूड मिल सके. बर्ड में, प्लांट में या ट्री में जो एनिमल्स ड्वेल कर रहे थे उनको वापस से अपना घर मिल सके. नेचर वर्क इन साइकिल्स वेयर देयर इज नो वेस्ट. टेक अ फॉरेस्ट. नेचर खुद जो है वो वेस्ट क्रिएट नहीं करता. आप फॉरेस्ट अगर देखोगे तो फॉरेस्ट में जितनी सूखी पत्तियां हैं वो गिरती हैं,
सॉइल में जो बैक्टीरिया है, फंगस है, इंसेक्ट्स है, वो सारे उस पत्तियों को सड़ा देता है ताकि सॉइल वापस से न्यूट्रिशन सॉइल को मिल जाए, सॉइल फिर से एनरिच हो जाए, नए ट्रीज बने, नए न्यू सीड्स है, जो प्लांट्स के सीड गिरे, आम के बगीचे में अगर आम का एक सीड गिरा है तो फिर उस सीड से फिर से वापस से आ सकता है आपका एक नया आम का पौधा। तो ये नेचर अपने आप ही कर सकता है, कोई इश्यूज इसमें नहीं है। These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practices. अब आगे हमको बढ़ना है रिन्यूएबल सोर्सेस। तो पहले आप यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए। रिन्यूएबल रिसोर्सेस से वीडियो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स से नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देखिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल रखिए। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उस टॉपिक्स को, उस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि अब बुक्स चेंज्ड है, क्वेश्चन के पैटर्न्स चेंज होने वाले हैं आप लोगों के, और बहुत अच्छी बुक्स है, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशंस में देने वाली हूँ ताकि आप सच में सोशल को भी इस बार एंजॉय करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, कमेंट्स में अपने शहर का नाम लिखिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।